केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या हुई है। केंद्रीय मंत्री ने ये बातें लाइव 24 से खास बातचीत करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई इस मामले की जांच करती है तो ये बात सामने भी आएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत पैसा कमाया था, उनकी लाइफ में पैसों की कमी नहीं थी, वो आत्महत्या क्यों करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं लाइव 24। आज हमारे साथ मौजूद है मोदी कैबिनेट के बहुत ही सीनियर मंत्री रामदास अठावले साहब। इनकी एक खासियत है कि इनके ऑफिस में, इनके घर में किसी भी गरीब की फरियाद रुकती नहीं है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, उनकी फरियाद यहाँ पे सुना जाता है। इसलिए तांता लगी रहती है। कोरोना पैंडेमिक को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का एहतियात बरता जा रहा है, इसलिए वो सारे लेटर्स को रखा जाता है मंत्रालय में और इनके घर के बाहर, उसको मॉनिटरिंग की जाती है। उसकी मॉनिटरिंग एक टीम है और ख़ास तौर पे जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, कोई सताए हमें बताए, तो जितने भी प्रॉब्लम्स है ऑल ओवर इंडिया से इनके पास आते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन होती है, उसको बाकायदा एक टीम मॉनिटर करती है और फिर वो धीरे धीरे जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे कंसर्न होता है उस पर वो कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अठावले साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए इस प्रोग्राम में। हाँ बोलिए इरफान जी, बोलो क्या। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में ये कैसे आया कि आपने ये पैगाम कोई सताए हमें बताए के बारे में सोचा कैसे? नहीं, हमने सोचा है कि मेरा काम जो है, मैं दलित तंत्र के टाइम से ये काम करता हूँ। जहाँ भी अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, अगर कोई किसानों पर अन्याय होता है तो रैली निकालना, दलित पर अत्याचार होता है तो उसके लिए लोगों के बीच में जाकर वहाँ मतलब बड़ा आंदोलन करना, माइनॉरिटी पर जब अन्याय होता है तब भी मतलब आवाज़ उठाना, या किसी भी मतलब ओबीसी लोग हैं उनको मंडल कमीशन का दर्जा मिलना चाहिए इसके लिए आंदोलन करना हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान मिलना चाहिए, इसी के लिए हमने बहुत बार पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में मैंने आवाज़ उठाई है। और इसीलिए मैंने, अगर आपको कोई सताता है, अगर कोई आपके ऊपर अन्याय करता है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको पूरी मदद करूंगा और अन्याय अत्याचार करने वालों को कानून के माध्यम से सबक सिखाने का काम मैं करूंगा। ये मेरा काम हमेशा रहा है, इसीलिए कोई सताए हमें बताए, ये हमने एक स्लोगन हमने बनाई है और मैं इसके लिए मैं इरफान काम कर रहा हूँ। सर, आप ये जो प्रोग्राम के माध्यम से क्या पॉसिबल होगा आपके लिए कि वीक में एक बार आप ऑनलाइन आए, चाहे आप मुंबई से हो चाहे दिल्ली से हो, ताकि आप सुने छोटे मोटे एक दो प्रॉब्लम कोई भी? हाँ तो ठीक है ना, ऐसा अगर आप करते हैं तो हफ्ते में एक आधे बार या 15 दिन में एक आधे बार अगर मेरा टाइम आधा घंटा 1 घंटा लेते हैं और लोगों की जो समस्या है वो समस्या मैं सुनकर उसके लिए क्या जवाब देना है, उसके लिए क्या काम करना है, उसके लिए मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, इसीलिए मैं उनका एप्लीकेशन मंगाऊंगा, मैं वो अधिकारी से मैं पत्र लिखूंगा या उनके साथ मैं बात करूंगा और मेरे वहाँ के कार्यकर्ताओं को बोलकर उनको मिलने के लिए बोलूँगा, क्योंकि मेरी पार्टी हर राज्य में, हर राज्य के ज़िले में मेरी पार्टी है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा प्रोग्राम अगर होता है तो मुझे लोगों की समस्या तो मेरे पास रोज़ सैकड़ों समस्याएं मेरे पास आती है, लेकिन अगर डायरेक्ट डायलॉग अगर करना है, डायरेक्ट अगर मेरे से उनकी समस्या मेरे सामने रखनी है तो ज़रूर ऐसा एक आधा प्रोग्राम आप तय करिए और कोई सताए मुझे बताइए। सर, अभी महाराष्ट्र में शरद पवार जी की सरकार है, शिवसेना की सरकार है और सपोर्टिंग में कांग्रेस का है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे टेन्योर में, हम सुशांत का केस का अगर जिक्र करें तो आपने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के डिमांड किया था सीबीआई इंक्वायरी, आज सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, आपको क्या लगता है कि हाँ मतलब खुलेंगे? हाँ मतलब सुशांत सिंह राजपूत जो हमारा अभिनेता था, तो ओरिजिनली बिहार का रहने वाला था, मुंबई में कई सालों से रहता था और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस अपने अभिनय के माध्यम से लोगों के सामने बहुत अच्छा रखा था, बहुत ही अच्छा सुंदर मतलब वो कलाकार था, बहुत ही अच्छा काम करता था
लेकिन अचानक 14 जून को मतलब उनकी हत्या हुई है, आत्महत्या हुई। इसके संबंध में शुरू में पुलिस ने, मुंबई पुलिस तो बहुत बड़ी स्ट्रांग पुलिस है, पूरी दुनिया भर में उनका नंबर 2 नंबर आता है। और अगर कोई मर्डर की केस होती है तो मुंबई की पुलिस 24 घंटे में वो आरोपी को खींच कर लाते हैं। तो इतनी मतलब मुंबई पुलिस की ख्याति है। लेकिन सुशांत के केस में अभी 2 महीना और 14-15 दिन हो रहे हैं, मतलब 2.5 महीना हो रहे हैं, और मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक दाखिल नहीं किया। खाली उन्होंने बहुत सारे 56 लोगों की इंक्वायरी की, लेकिन इस केस में ये आत्महत्या है कि हत्या है, इसके पीछे कौन है, एफआईआर दाखिल करने की आवश्यकता थी। लेकिन मुंबई पुलिस ट्रस्ट से मस नहीं हो रही थी। मुंबई पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही थी। महाराष्ट्र सरकार का उनके ऊपर दबाव था क्या क्या था, लेकिन मुंबई पुलिस अंतिम टप्पे तक नहीं पहुंच रही थी। और इसीलिए मैंने मांग किया था, बहुत सारे उनके पिताजी ने मांग किया था, उनके बहन ने मांग किया था, बहुत सारे लोगों ने मांग किया था। और बिहार असेंबली में मतलब सभी अपोजिशन और सत्ताधारी पार्टियों ने मिलकर सुशांत के केस की इंक्वायरी सीबीआई को देनी चाहिए, इसी तरह की मांग करने के बाद भारत सरकार ने फौरन बिहार सरकार के सिफारिश पर सुशांत सिंह राजपूत के केस की इंक्वायरी सीबीआई को देने का निर्णय ले लिया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार सुनने के लिए तो तैयार नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार बोल रही थी कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना चाहिए। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई के माध्यम से ही इस केस की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद फिर महाराष्ट्र सरकार सरेंडर हो गई, होम डिपार्टमेंट सरेंडर हो गया। और फिर अभी इंक्वायरी 7-8 दिन हो रहे हैं। अभी ये इंक्वायरी मतलब सीबीआई द्वारा चल रही है और सीबीआई के माध्यम से अभी तक एफआईआर भी दाखिल हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इसमें अलग अलग एंगल भी है, अलग अलग कुछ नई नई बातें भी सामने आ रही है। बाजू वाले लोगों ने, किसी महिला ने बताया कि 14 तारीख को 10 बजे ही पूरी लाइट बनती बंगले की। तो और भी कोई लोग वो कुछ ड्रग्स के बारे में भी कुछ चर्चा हो रही है। तो इसी तरह मतलब मुझे लगता है कि ये काम थोड़ा सा आ रहा है और जो बड़ा ही मिस्टीरियस है कि पहले ईडी की बात आई कि पैसा ट्रांसफ़र हुआ, मनी का ट्रेल है, कहाँ से पैसा आया नहीं आया। दूसरी बात अब ड्रग वाला एंगल आ गया कि ये ड्रग लेते थे या ड्रग का कोई कारोबारी था। तो बहुत सारे लेयर्स हैं, तो एक क्राइम मिस्ट्री की तरह ये निकल के आ रहा है सारी बात। मुझे लगता है कि जो भी जांच है वो पूरी होनी चाहिए। उसमें कोई ड्रग का वो बिजनेस करता था वगैरह ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन ड्रग या ऐसे अमली पदार्थ जो होते हैं वो कोई उनका तो संजय सिंह नाम का कोई उनका मित्र था, वो दुबई जाकर वो लाता था, ऐसी कुछ जानकारी अभी आगे आ रही है। तो जो भी है, हमें लगता है कि सुशांत के केस में हमें डाउट है कि ये हत्या हो सकती है, ये आत्महत्या नहीं हत्या हो सकती है। और उसी दिशा से अगर सीबीआई इंक्वायरी करेगी तो उनको तो सही मतलब इसका जो सत्य है, ये सत्य लोगों के सामने आ जाएगा। और सुशांत को मतलब आत्महत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पैसा अच्छा का कमाया था, उन्होंने मतलब मुंबई में अपना नाम भी अच्छा का कमाया था। और इसी तरह मतलब वो एक पॉपुलर अभिनेता था, तो उनको आत्महत्या की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। कोई मजबूरी हो सकती है, कोई नाराज़गी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या करनी चाहिए। तो इसीलिए इसके पीछे क्या कुछ राज अलग हो सकता है। और उसी दिन 10 बजे लाइट कैसी बंद हो गई थी, तो वहाँ और कोई उधर आए थे क्या, या और उसको क्या मतलब आत्महत्या करने के लिए नहीं, लेकिन आत्महत्या दिखाकर उनकी हत्या हो गई है क्या, इसके बारे में पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो आपको क्या लगता है इसके पीछे किसकी साजिश है? वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या कोई पॉलिटिशियन का भी इन्वॉल्वमेंट लगता है? नहीं, जो भी हो, अगर नेता हो, अभिनेता हो, कोई प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, या फिल्म एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, जो भी है, मतलब सीबीआई ने इंक्वायरी करके सच का सच लोगों के सामने लाना चाहिए और किसी पर अन्याय भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें जिनका हाथ है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
सर जब से ये गवर्नमेंट आई है आपको क्या लगता है क्राइम बढ़ा है या कम हुआ है या स्टेबल है? अभी क्राइम तो मतलब जिस तरह पहले क्राइम और भी ज़्यादा होता था, अभी ये गवर्नमेंट आने के बाद उतना क्राइम नहीं दिखता है। लेकिन तो भी गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे व्यक्तिगत होते हैं, बहुत सारे मामले सामूहिक होते हैं। और जो क्राइम होता है, ये क्राइम मतलब सरकार का कोई भी हो, ये क्राइम तो मतलब हमेशा होते रहता है। जब तक आदमी की मेंटेलिटी क्रिमिनल है तब तक इसी तरह की वारदातें होती रहती है। लेकिन हमारे सरकार की कोशिश है कि भाई अभी पूरा अत्याचार का मुकाबला करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस डिपार्टमेंट होता है। तो स्टेट ने मतलब इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। भारत सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए हम लोग तो तैयार है मदद करने के लिए। लेकिन क्राइम को मतलब डाउन करने की जिम्मेदारी, कम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, और राज्य सरकार ने उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर राज्य सरकार की हम बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत 2 जर्नलिस्ट मारे गए हैं, उनको उनको दे वर किल्ड बाय पीपल। तो आपको क्या लगता है कि यूपी में क्राइम को लेकर आप क्या? हाँ, मुझे लगता है कि यूपी में पहले क्राइम ज़्यादा था, लेकिन अभी भी कुछ घटनाएं घटी है। कुछ पत्रकारों की हत्या भी हुई है। एक दलित लड़की पर, 13 साल के लड़की पर मतलब बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी है। सत्यमेव जयते नाम का एक सरपंच था, मुखिया था गांव का, उन्होंने झुककर नमस्कार नहीं किया, इसीलिए गांव के सवर्ण लोगों ने उनकी हत्या की है। इसी तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। और मैंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है कि दलितों को, उत्तर प्रदेश के दलितों को तो संरक्षण मिलना चाहिए और उनके ऊपर होने वाले अत्याचार ना हो, उसके लिए राज्य सरकार ने उसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। तो पत्र मैंने लिखा है, और मुख्यमंत्री ने फौरन वहाँ के जो एसएसपी थे उनकी ट्रांसफ़र भी की है, कुछ लोगों पर एक्शन भी ले ली है, और ठीक ढंग से उनकी दोनों केस की इंक्वायरी चल रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आदित्यनाथ योगी जी ज़रूर सभी लोगों की सुरक्षा करने के लिए कैपेबल है, और उन्होंने उसी तरह की कोशिश करनी चाहिए, क्राइम ना बढ़े इसके लिए ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और आपके और मोदी जी के जो रिलेशन है जग जाहिर है, बहुत मधुर है, बड़ा अच्छा है, आपको बहुत मानते हैं और आपको कविराज के नाम से वो बुलाते भी। तो आपको क्या लगता है कि जो शिलान्यास हुआ है राम मंदिर में अयोध्या में, तो उन्होंने कहा जय सिया राम, उन्होंने जय श्री राम का जो नारा था जो एल के आडवाणी ने उठाया था, उन्होंने जय श्री राम नहीं कहा, उन्होंने कहा जय सिया राम यानी सीता राम। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ेगा या बेहतर होगा? हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से मतलब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, और एक बात बहुत अच्छी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट हमेशा का विवाद खत्म करने वाला दे दिया। और मैं मुस्लिम समाज का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल वहाँ नेगेटिव भूमिका ना लेते हुए उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को पूरा सहयोग दे दिया, और इसको नेशनल इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो एक बार राम मंदिर वहाँ बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई 5-10 एकड़ में एक आधी मस्जिद भी उधर बननी चाहिए अयोध्या में, तो मतलब उसके लिए मुस्लिम समाज ने भी मतलब अयोध्या में एक आधी मस्जिद होनी चाहिए आजू बाजू में उधर। और मेरा मानना ये है कि मेरी कोशिश ये है कि राम मंदिर का तो हम सपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ एक बुद्ध मंदिर भी होना चाहिए, क्योंकि बुद्धा के ज़माने में साकेत नाम से अयोध्या को जाना जाता था, और वहाँ एक आधा बुद्ध मंदिर भी होना चाहिए। इसके लिए मैं ज़मीन का खरीद कर मतलब वहाँ एक आधा अच्छा बुद्ध मंदिर बनाने की भी हमारी कोशिश है, ताकि अपने भारत के संविधान का अयोध्या वहाँ सबको दिखना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक आधे बाजू में उधर आजू बाजू में मस्जिद भी बनती है, राम मंदिर भी अच्छा बनेगा, बुद्ध मंदिर भी बनेगा, तो एक बहुत ही बड़ा टूरिज्म जो है ये टूरिज़्म बहुत ही अच्छा बढ़ सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और जय सिया राम जो बोले अभी ठीक है, उनकी भावना थी, और उन्होंने मतलब जय जय सिया राम का मतलब नारा उन्होंने दे दिया है।
और नेशनल इंटीग्रिटी इससे मजबूत हो गया, ऐसा भी उन्होंने वहाँ से लोगों के बीच में उन्होंने अपनी भूमिका रखी है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय हो चुका है और हम राम मंदिर को बधाई देते हैं। लेकिन एक आधी अयोध्या में मस्जिद भी बने, इसके लिए मुस्लिम समाज ने पुढाकार लेकर वहाँ एक आधी मस्जिद बनानी चाहिए और एक आधा बुद्ध विहार भी वहाँ बने, ऐसा मेरा मानस है, मेरा संकल्प है। तो क्या हम माने कि अब रामदास देश के कोने कोने में अलग अलग राज्यों में जाके मुस्लिम्स को और दलितों को मैसेज भी देंगे कम्युनल यूनिटी? हाँ, तो मतलब मैं मैसेज दे दूंगा कि ये कम्युनल जो अपनी भूमिका है ये हर एक आदमी ने मन से निकालनी चाहिए, क्योंकि भारत देश सर्वधर्म समभाव का देश है। भारत में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, पारसी है। तो ऐसे 7-8 धर्म के लोग अपने देश में रहते हैं और बाबा साहब का संविधान जो है ये संविधान यही सिखाता है कि आप अपने धर्म की रक्षा करो, लेकिन एक धर्म ने दूसरे धर्म के ऊपर अन्याय करने की भूमिका मत रखो, एक जाति ने दूसरे जाति पर अन्याय करने की भूमिका मत रखो, अपनी नेशनल इंटीग्रिटी मजबूत करो, हम सब भारतीय है। इसी तरह की भावना भारत के संविधान में बाबा साहब ने रखी है और इसीलिए मुझे लगता है कि भविष्य में अपना देश और भी मजबूत हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर के विषय पर हिंदू मुसलमानों में हमेशा दरार पैदा होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सबने माना और मुस्लिम समाज ने भी उसके लिए बिल्कुल विरोध ना करते हुए उसको सपोर्ट किया, तो एक अच्छी बात है। इसी तरह मुझे लगता है कि इस हमेशा के विवाद को ख़त्म करना चाहिए और अपने भारत की एकता मजबूत करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर, आप ओवैसी जैसे लोगों के लिए कोई संदेश नहीं देंगे? ओवैसी तो अभी कुछ हाँ, तो संदेश तो मैंने बोला है कि भाई हम भाईचारा मजबूत करने की भूमिका सबने रखनी चाहिए। एक साथ हम सब लोगों ने एक दूसरे के त्यौहार में सम्मिलित होना चाहिए, मनोमिलन होना चाहिए। अपने अपनी जात धर्म की बात आप करते रहो, लेकिन हम सब लोग एक है, इसी तरह की भावना मन में रखकर अगर हम आगे चले गए तो अपना देश और भी खुशहाल हो सकता है और भी विकास की दिशा से आगे बढ़ सकता है। और अपना देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी दिशा से आगे बढ़ेगा और हम सब लोग मिलकर देश को मजबूत करेंगे, देश के गरीबों को न्याय देंगे। किसान है, खेत मजदूर है, कामगार है, ऐसे सभी लोगों को न्याय देने के लिए अपने देश की इकोनॉमी और भी अच्छी ज़्यादा डेवलप हो, इसी तरह की भावना मैं व्यक्त करता हूँ और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, देश का विकास करेंगे और हम सबको लेकर आगे जाएंगे। सर, कांग्रेस युक्त भारत होगा या कांग्रेस मुक्त भारत होगा? 23 लोगों ने चिट्ठी लिख करके कहा कि अब सोनिया जी को रिटायर हो जाना चाहिए। ये बात आपने बहुत पहले कहा था और राहुल को आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की नैया किस नहीं, मुझे लगता है कि पार कर जाएगा, डूब जाएगा? अभी कांग्रेस की जो नैया है तो डूबेगी नहीं, लेकिन वो आगे भी नहीं जाएगी, पीछे भी नहीं जाएगी। वो मतलब वो कांग्रेस की नैया जो है वो जहाँ है वहाँ ही रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने रिज़ाइन दे दिया है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के बाद भी राहुल गांधी अमेठी में हार गए, उनको केरल जाना पड़ा, वहाँ से वो चुनकर आए थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भविष्य इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पूरी डूब जाएगा ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। प्रियंका गांधी के आने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? वो आएंगी? प्रियंका गांधी से भी आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी आने से फर्क नहीं पड़ा तो प्रियंका गांधी आने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन जो भी है, जब तक नरेंद्र मोदी है, जब तक हम सब लोग एक साथ है, इंडिया मजबूत है, तब तक कांग्रेस की जो मतलब कांग्रेस की शक्ति है वो इतनी बड़ी नहीं। और अभी तो इतनी सी कांग्रेस है, उसमें पूरा विवाद पैदा हो रहा है। मध्य प्रदेश में विवाद हुआ, राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र में भी हो सकता है। तो इसी तरह मतलब कांग्रेस वापस चले गए। सचिन पायलट तो वापस चले गए, लेकिन वापस आ सकते हैं जब उनकी संख्या थोड़ी उतनी उनके साथ आई नहीं, इसीलिए उनको वापस जाना पड़ा है। लेकिन वो वापस इसलिए गया है कि उनको दोबारा फिर से इधर आना है और वो अच्छी ताकत लेकर बाहर आएगा और राजस्थान की सरकार हार जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, लगे हाथ ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र सरकार कब तक चलेगी? कि महाराष्ट्र सरकार साल भर ही चल सकती है। अभी तो मतलब महाराष्ट्र सरकार का भविष्य मुझे अच्छा नहीं दिखता है। कोरोना को कंट्रोल करने में, कोविड को कंट्रोल करने में मुख्यमंत्री को अपयश आया है, उतना वो कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार
यहाँ ना उद्धव ठाकरे कांग्रेस राष्ट्रवादी को काम करने दे रहे हैं, ना ये दोनों उद्धव ठाकरे को काम करने दे रहे हैं। तो ये आपस में हर इशू पर इनका डिस्प्यूट होता है। तो हम मान के चले आपकी सरकार बनने वाली है 1 साल बाद में? हाँ, तो बन सकती है। मतलब अगर ये सरकार जाएगी तो इलेक्शन तो किसको तो नहीं चाहिए, तो इसीलिए ये सरकार जाएगी तो हमारी सरकार आएगी। तो ये थे रामदास जी जिन्होंने बिल्कुल बेबाक कहा और पूरी ऑप्टिमिस्टिक है कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार आएगी। और जाहिर सी बात है कि मोदी जी के जो ब्लूप्रिंट है उसको लेकर के रामदास जी चल रहे हैं और पूरे देश में एक यूनिटी का पैगाम देने के लिए ये तत्पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लाइव 24। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170।